तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हिमाचल प्रदेश एक ठंडा जगह है, लेकिन अभी वो गरमाया हुआ है। किस लिए गरमाया हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ का राजनीति का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का जो, या आप बोल सकते हैं वहाँ का पॉलिटिक्स जो है वो इतना पेचीदा हो चुका है, बहुत लोग कंफ्यूज है कि ये हुआ क्या वहाँ पे। बहुत सारा टर्मोलॉजी है जो आपको समझना है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश का पूरा जो गुत्थी है, एक खिचड़ी बन चुका है, उसको मैं अलग करने का कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश का क्या घटना है और आपके एग्जाम के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये है इंडियन पॉलिटिक्स, है ना। बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स होता है इंडिया में, और इंडियन पॉलिटिक्स को अच्छे से समझने के लिए आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब आप पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझ भी पाइएगा और आप पॉलिटिक्स कर भी पाइएगा। तो चलिए समझते हैं हिमाचल प्रदेश का क्या घटना है। तो इसलिए मैंने टॉपिक लिखा है कि हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल क्राइसिस, एक क्राइसिस से वो जूझ रहा है। क्राइसिस क्यों जूझ रहा है? बहुत सारा यहाँ पे घटना है और कुछ टर्मोलॉजी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हिमाचल प्रदेश क्यों न्यूज़ में है? एक तो राज्यसभा इलेक्शन, ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। एक आपने सुना होगा क्रॉस वोटिंग क्या होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज क्रॉस वोटिंग, है ना। एक टर्म है जिसको बोलते हैं विप, ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक टर्म है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सारा जुड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा फाइनेंस बिल, क्योंकि वो भी थोड़ा सा न्यूज़ में रहा था, बजट है ना, वो भी न्यूज़ में रहा था। ये सारा चीज़ को मिला दीजिएगा, ये सब खिचड़ी है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, तब आपको हिमाचल प्रदेश का क्राइसिस समझ में आएगा। और इस तरह का कहीं भी क्राइसिस होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब क्राइसिस क्या है मैं पहले आपको ओवरव्यू बताता हूँ। क्राइसिस ये है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, और राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो जीतने वाले थे, सबको पता था कि वही जीतेंगे। लेकिन ऐसा एक गेम हुआ, ऐसा खेल हुआ कि कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं जीत पाए, बीजेपी की प्रतिनिधि वहां क्या हुए, जीत गए। ये कैसे हो गया? ये क्रॉस वोटिंग क्या हुआ? ये राज्यसभा इलेक्शन क्या होता है? तो पहले हम लोग समझते हैं कि राज्यसभा इलेक्शन क्या होता है, उसके बाद ये सारे टर्म पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहला चीज तो आप ये समझिए, जब हम लोग राज्यसभा इलेक्शन का बात करते हैं, देखिए इलेक्शन जो होता है एक तो डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है। आपको पता है कि डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, जैसे लोकसभा का, विधानसभा का क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। हम आप लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। जिसका भी 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो गया वो लोग वोट कर सकते हैं। तो आप समझना, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, जब जनता वोट करता है। लेकिन कुछ चुनाव भारत में ऐसा होता है जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसी में एक चुनाव है राज्यसभा का इलेक्शन। तो आप समझिएगा राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन यहां पे होता है, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका मतलब राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं उनको हम लोग नहीं चुनते होंगे, है ना। राज्यसभा के मेंबर को कोई और चुनते हैं। राज्यसभा के मेंबर कहलाते क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपने सुना होगा लोकसभा के मेंबर को भी एमपी कहते हैं, तो बिल्कुल हाँ, लोकसभा के मेंबर को भी एमपी कहा जाता है और राज्यसभा के मेंबर को भी एमपी कहा जाता है। दोनों को हिंदी में सांसद कहा जाता है, संसद के सदस्य सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर, आपने सुना होगा पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो वो पार्लियामेंट के मेंबर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां तक क्लियर है? अब समझिएगा, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होने का मतलब हम आप तो वोट नहीं कर रहे हैं, तो वोट कौन कर रहा है इनको? तो इनको जो वोट करता है वो करता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विधानसभा। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वही राज्यसभा के मेंबर को वोट करते हैं। और विधानसभा के सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। हिंदी में इसको कहते हैं विधायक। विधायक जी यही जो वोट मांगने आते हैं हमारे यहाँ, है ना। तो आप समझिएगा, MLA जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, वो विधानसभा के मेंबर, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, विधायक। यही विधायक साहब जो है, यही क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। इसलिए राज्यसभा का चुनाव क्या हो गया, इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि हम जनता ने चुना MLA को, और यही MLA क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। तो ये चुनाव कैसे हो गया, इनडायरेक्ट। तो यहां तक तो क्लियर है। इसका मतलब जहां जहां विधानसभा है राज्यों में,
इसके अलावा कुछ यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, अमूमन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ 3 यूटी ऐसा है, 8 यूटी में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसा है जहां पे विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो आप समझिएगा, तो जहां जहां विधानसभा है वहां वहां राज्यसभा का सीट दिया गया होगा और वहां वहां राज्यसभा का क्या होता होगा, चुनाव होता होगा। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में चुनाव हुआ था राज्यसभा का। लेकिन सारा चुनाव इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। आप समझिएगा हिमाचल प्रदेश का चुनाव क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्राइसिस आया। क्राइसिस क्या था समझिएगा। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का पूरा खेल क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि एमएलए लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे, यहाँ तक क्लियर। वोट जो होता है राज्यसभा के चुनाव में वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब पीआर विद एसटीवी सिस्टम है ना, जिसको एकल संक्रमणीय व्यवस्था बोलते हैं। उस तरीके से क्या होता है, चुनाव होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा शॉर्ट में कि ये चुनाव होता कैसे है। मेरा भी उद्देश्य हिमाचल प्रदेश क्राइसिस समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चलूंगा। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया कि एमएलए लोग वोट करते हैं। अब देखिए राज्यसभा के में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में मेजॉरिटी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने वकील, बहुत सीनियर एडवोकेट खड़े हुए थे। उनका नाम था अभिषेक मनु सिंघवी साहब, आप सुने होंगे ना, है ना। अभी कुछ महीने पहले राहुल गांधी का उन्होंने केस भी लड़ा था। तो वो बहुत बड़े वकील हैं, वेस्ट बंगाल से वो राज्यसभा के सदस्य होते थे। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हिमाचल प्रदेश से होते, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सरकार है, आराम से हम जीत जाएंगे। और बीजेपी की तरफ से एक कैंडिडेट थे जो कि पहले कांग्रेस के ही मेंबर थे, आगे चलकर वो बीजेपी में मतलब वो ज्वाइन कर लिए। उनका नाम है हर्ष महाजन। हर्ष महाजन, सभी लोग जान रहे थे कि हर्ष महाजन ये चुनाव हार जाएंगे और सिंघवी साहब क्या होंगे, ये चुनाव जीत जाएंगे। ये सबको पता था। क्यों सबको पता था? क्योंकि पहले ये चीज समझिएगा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा जो है उसमें किसको कितना सीट मिला है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का अगर हम लोग बात करें, एचपी में लिख दे रहा हूं हिमाचल प्रदेश का अगर हम लोग बात करें तो यहां पे 68 सीट है विधानसभा में। कितना सीट है? 68। अब आपको पता होना चाहिए कि किसकी सरकार बनेगी, ये डिसाइड कौन करता है राज्यों में, तो विधानसभा, और केंद्र में डिसाइड कौन करता है, तो लोकसभा। मतलब लोकसभा केंद्र में और राज्यों में विधानसभा। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मोर देन 50% सीट रहेगा या 50% प्लस 1 कम से कम सीट रहेगा, उसका क्या होगा, सरकार बनेगा। तो आप बताइए हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है, तो इसका 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो इसका 50% प्लस 1 हो जाएगा। तो 50% 68 का कितना हो जाता है, 34 हो जाता है, और 34 प्लस 1 35, 35। इसका मतलब 35 क्या चाहिए, मेजॉरिटी। तो जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगा उसी का क्या होगा, सरकार बनेगा। और 35 सीट चाहिए विधानसभा हिमाचल में सरकार बनाने में। यहां तक क्लियर है? जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसमें क्या हुआ, इसमें सरकार बना किसका, मैं यहां पे लिख देता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। किसका सरकार बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 40 सीट। अब आप समझिएगा 35 सीट क्या है, 35 सीट मेजॉरिटी के लिए चाहिए। मैं अभी विधानसभा का अभी क्या हुआ वो आगे मैं बताऊंगा, पहले ये मैं बता रहा हूं चुनाव में किसको कितना सीट मिला था। 35 सीट मेजॉरिटी के लिए चाहिए, जिसमें से 40 सीट किसको मिला, कांग्रेस को। बीजेपी के पास 25 सीट आया, और निर्दलीय का मतलब होता है जो किसी भी दल से खड़े नहीं हो, है ना, बिना दल के, निर्दलीय, है ना। निर्दलीय के पास 3 सीट था। यहां तक क्लियर है? तो आप देख लीजिए 40 कांग्रेस के पास, 40 प्लस 25, 40 40 प्लस 25 जोड़िए कितना हो जाता है, 65, और प्लस 3 जोड़ लीजिए 68। तो देखिए 68, तो 68 सीट जो हिमाचल प्रदेश का, इसका मैंने बता दिया किसको कितना सीट मिला। यहां तक क्लियर? यहां तो समझ में आया। कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है, कांग्रेस का सरकार बना। अब पता था अभिषेक साहब को, जो सिंघवी साहब है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनको पता था कि हिमाचल प्रदेश हम आराम से जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जो सोचा ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो पहले हम लोग समझते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पीआर विद एसटीवी सिस्टम। एक सिस्टम होता है, चुनाव का एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं पीआर विद एसटीवी सिस्टम। ये प्रक्रिया जो होता है ये बड़ा थोड़ा टफ प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम आप जो वोट करने जाते हैं, जैसे लोकसभा, विधानसभा या फिर पंचायत का चुनाव होता है, वो किस सिस्टम पर चुनाव होता है, उसको बोलते हैं एफपीपीएस, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उसमें क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट आ जाता है वो क्या हो जाता है, विजय होता है। लेकिन पीआर विद एसटीवी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कोटा आपको पूरा करना पड़ेगा, इसमें कोटा निकालना पड़ता है।
अब आप बोलेंगे कि सर क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा कोटा वोटा। मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ ये कोटा क्या होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कोटा क्या होता है। राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, वो इसी प्रकार से लगभग होता है ना। देखिए कोटा का एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैं लिख देता क्यू, क्यू मतलब कोटा। कोटा का एक फॉर्मूला है कैपिटल N बाय स्मॉल n +1 अब बोलिए ये क्या है सर, ये तो आप मैथ्स पढ़ाने लगे। बिल्कुल मैथ्स नहीं, मुझे खुद मैथ्स नहीं आता है, बस इतना ही आता है मैथ्स, है ना। तो आपको मैं समझाता हूँ ये है क्या। देखिए कैपिटल N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सीट, है ना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आप बोल सकते हैं, है ना, सीट नहीं बोलिए, है ना, टोटल नंबर ऑफ वोटर, वैलिड वोटर्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितना पड़ा है, कुल मतों की संख्या कितनी है, क्लियर है ना। टोटल नंबर ऑफ वोट हो गया कैपिटल। स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सीट। चूंकि हम लोग राज्यसभा के चुनाव का बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग किसका सीट देखेंगे, राज्यसभा का सीट देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट। अब देखिए निकालते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में टोटल वैलिड वोट या टोटल वोट कितना है, 68। अभी मैंने आपको बताया यहां 68, क्लियर। स्मॉल n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ सीट, मतलब राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, इसलिए देखेंगे हम लोग राज्यसभा में कितना सीट है, तो राज्यसभा का एक सीट, है ना, एक सीट पे चुनाव हो रहा है, तो 1 + 1 मतलब 68/2 + 1, इसका मतलब ये 34 हुआ, +1 मतलब 35, इसका मतलब कोटा = 35। मतलब कि जो राज्यसभा के प्रतिनिधि जो खड़े हैं चुनाव में, जिनके पास 35 सीट आ जाएगा, उनकी वो राज्यसभा के क्या हो जाएंगे, MP बन जाएंगे, वो राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। यहां तक क्लियर है। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना सीट, कितना वोट आपको चाहिए, तो 35 वोट चाहिए। अब आप बताइए, कांग्रेस के पास 40 वोट है, मतलब 40 MLA, तो कोई भी जान रहा है कि कांग्रेस के ही प्रतिनिधि क्या होंगे, राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 35 सीट हमको 35 वोट चाहिए, और कांग्रेस के पास 40 वोट है, तो 5 वोट तो ज्यादा ही है। इसके अलावा ये जो 3 निर्दलीय हैं, ये भी कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब 43 सीट हो गया एक तरह से कांग्रेस को, 40 कांग्रेस के पास, 3 निर्दलीय के पास। तो बहुत आसानी से सिंघवी साहब चुनाव जीत सकते थे, लेकिन अब यहां पे गेम हो गया। यही पॉलिटिक्स है, यही गेम आपको समझना है। अब गेम क्या हुआ समझिएगा। देखिए गेम ये हुआ, बीजेपी ने एक बीजेपी आजकल बड़ा शातिर माना जा रहा है पॉलिटिक्स में, है ना, और यहां पे एक गेम खेला। बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस के कुछ विधायक को अपने में मिला लिया, और ये निर्दलीय पार्टी के जो निर्दलीय पार्टी नहीं होता, निर्दलीय के जो 3 लोग थे, 3 MLA जो थे, उसको भी बीजेपी क्या किया, अपने में मिला लिया। अब जो भी कारण रहा हो, ये तो अंदरूनी बात है, इसमें हम लोग कुछ बता नहीं सकते, है ना। देखो कोई भी किसी दल में जाता था, बहुत कारण हो सकता है उसके विचारधारा से वो प्रभावित हो, लेकिन अब ये भी कुछ आरोप लग रहा है कि इतना जल्दी अचानक से विचारधारा कैसे इतने लोगों का बदल गया। हो सकता है कुछ प्रलोभन दिया गया होगा, हो सकता है कुछ पैसा दिया गया होगा, हो सकता है कि उसको भविष्य में, है ना, मंत्री बनाने का एक प्रस्ताव दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। इस किसी भी कारण से लोग क्या होते हैं, पार्टी को चेंज करते हैं, है ना। जो भी कारण रहा हो, यहाँ हम लोग को वो पता तो नहीं है, हम लोग को वो जानना भी नहीं है, हम लोग को यहाँ पे बस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करना। अब देखिए क्या है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस के कितने 6 विधायक को अपने में मिला लिया, और 6 विधायक को बोला कि जब राज्यसभा का वोटिंग होगा तो तुम सिंघवी साहब को वोट नहीं करना, हर्ष महाजन साहब को क्या करना, वोट कर देना। तो बोला ठीक है ना। क्या ऐसा हम कर सकते? क्या ये व्हिप का वायलेशन तो नहीं है? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ मेरे में लग सकता है? अभी मैं सारा टर्म समझाऊंगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो क्या रहा था। क्या ये विधायक अमान्य घोषित तो नहीं हो जाएंगे, मतलब उनके अयोग्य घोषित तो नहीं हो जाएंगे, इनका डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हो पाएंगे ये मतलब अपने MLA से? तो सारा क्वेश्चन चल रहा था, तो मैं सारा जवाब दूंगा आपको धीरे धीरे, पहले आप समझिएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 6 विधायक को बोला गया कि तुम कहां पे वोट करना, महाजन साहब में, ठीक है। और 3 निर्दलीय को भी बीजेपी अपने में शामिल कर लिया। अब गेम ये हो गया कि 6 मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस से चले गए, 3 जो निर्दलीय सपोर्ट कर रहे थे ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिए। अब कांग्रेस के पास बचा कितना, 34 MLA। अब समझिएगा कोटा कितना है, 35। देखिए गेम समझिए, कोटा कितना, 35। बीजेपी के पास कितना आ गया, 25। आप देख लीजिए, यहां पे मैं लिख देता हूं बीजेपी के पास कितना आया, कहा जगह, यहां लिख देता हूं 25 + 6 + 3,
कितना हो गया 34, हिसाब कर लीजिएगा कितना हो गया 34, है ना। तो 34 MLA अब बीजेपी की तरफ है और 34 MLA किसकी तरफ है, कांग्रेस की तरफ है। अब क्या हुआ, जब राज्यसभा का जब वोटिंग शुरू हुआ 34 सीट उन लोगों को मिला, मतलब टाई हो गया, क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब जब ड्रॉ हो गया तो इसका समाधान निकाला गया और समाधान निकला लॉटरी से, लॉटरी किया गया और बीजेपी के जो प्रतिनिधि थे उनको क्या कर दिया गया, विजय घोषित कर दिया गया और बीजेपी यहां पे राज्यसभा का चुनाव जीत गई। यहां तक क्लियर है। अब देखिए प्रॉब्लम बहुत खड़ा हो रहा था, राज्यसभा का चुनाव तो वो जीत गई, सिंघवी साहब को बड़ा चोट पहुंचा, वो अपना बयान भी दिए। तो खैर आप समझिएगा ये गेम हुआ हिमाचल प्रदेश में। अब देखिएगा ये रुका नहीं, ये आगे भी जारी रहा। अब कांग्रेस को लगा कि ये 6 विधायक ने गलत किया और 6 विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया। क्रॉस वोटिंग क्या होता है समझिएगा, क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने मेंबर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी का विचार होगा, पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे कि इस हमारे सदस्य को, हमारे प्रतिनिधि को क्या करना, वोट करना है। जैसे यहां पे क्या हुआ कि कांग्रेस के जो मेंबर थे, यहां पे मैं लिख देता, जो INC कांग्रेस के मेंबर थे, सिंघवी साहब जो जो प्रतिनिधि थे राज्यसभा के लिए, 40 को बोला गया कि तुमको क्या करना, वहीं पे वोट करना है, सिंघवी साहब को वोट करना है। लेकिन 6 लोगों ने सिंघवी साहब को वोट ना करके हर्ष महाजन साहब को वोट कर दिए, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर दिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस वोटिंग। जब कोई दल के लोग, कोई MLA अपने प्रतिनिधि को वोट ना करके दूसरे दल के प्रतिनिधि को वोट करते हैं, उसी को क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। तो यहां पे आपको हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग देखने को मिला। यहां तक क्लियर है। आजकल बहुत जगह पे क्रॉस वोटिंग देखने को मिल रहा है, इसलिए कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज क्रॉस वोटिंग, क्रॉस वोटिंग क्या होता है, बस इतना दिमाग में रखना। कोई भी ऑप्शन देखेंगे आप टिक कर देना। क्या है क्रॉस वोटिंग, क्या होता है कि जब अपने पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना करके कोई विपक्ष के जो कैंडिडेट है उसको हम वोट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। यहां तक क्लियर। तो कांग्रेस के 6 मेंबर थे, MLA थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। अब सवाल यह बनता है, क्या क्रॉस वोटिंग में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है या नहीं होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, देखिएगा, दल बदल का एक मेरा वीडियो भी होगा, आप देख सकते चाहे तो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने पूरे डिटेल में उसको समझाया है। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है कि अगर कोई दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी कि जो मेंबर हैं वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका सदस्यता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और सदस्यता समाप्त होने का बहुत सारा क्राइटेरिया। इसके अलावा मैंने अभी एक टर्म लिखा था विप। अब देखिए यहां पे एक सवाल है कि विप का मतलब क्या होता है। विप में अभी आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा। विप का मतलब क्या होता है, विप का मतलब होता है डायरेक्शन, कि पॉलिटिकल पार्टी ने एक डायरेक्शन दिया कि तुमको ये करना है, और जब आप विप का उल्लंघन करेंगे, मतलब उनका डायरेक्शन को नहीं मानेंगे, तो वो पॉलिटिकल पार्टी आपका मेंबरशिप समाप्त कर सकता है और आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपको आपका सदस्यता, जो हाउस का सदस्यता, उसको समाप्त किया जा सकता है। अब सवाल ये बनता है कि कोई क्रॉस वोटिंग अगर करता है तो क्या उसका सदस्यता समाप्त होता है? तो बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा यहां पे विप जारी नहीं होता है। तो सवाल ये बनता है, तो कांग्रेस ने 6 मेंबर को कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया या कैसे उसका सदस्यता समाप्त हो गया? एक सवाल ये बनता है कि अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे विप लागू नहीं होगा जो क्रॉस वोटिंग हुआ, क्योंकि देखिए राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो ओपन इलेक्शन होता है, मतलब खुला मतदान होता है। एक होता गुप्त मतदान, जैसे हम आप जब वोट करने लोकसभा का चुनाव में जाते हैं तो किसी को पता नहीं है कि मैंने किसको वोट किया, ये मेरे अलावा और किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो गुप्त मतदान होता है। लेकिन इनका जो मतदान होता है वो क्या होता है, ओपन होता है, और बैलेट पेपर पर मतदान होता है। तो वो ओपन होता है, वो सबको पता होता है कि कौन किसको वोट किए, इसलिए पता चल गया ये 6 मेंबर किसको वोट कर रहा है। यहां तक क्लियर? तो ओपन वोटिंग यहां पे होता है। नियम यह है कि राज्यसभा के चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग होता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है उसके अगेंस्ट में जाकर अगर आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को वोट करते हैं तो आप पर विप लागू नहीं होगा, मतलब आप डायरेक्शन का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर आप पर लागू हो गया मतलब आपका MLA का मेंबरशिप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो विप लागू नहीं हुआ। तो अब सवाल यह बनता है, तो ये 6 मेंबर जो कांग्रेस के थे, इनकी सदस्यता तो चली गई, अभी आप सुने होंगे कुछ दिन पहले। ये कैसे हुआ? तो देखिएगा क्या हुआ। अब कांग्रेस के पास संकट क्या आया? कांग्रेस के पास संकट ये आया क्योंकि अब बीजेपी बात कर रही थी कि मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा, और अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है, मुख्यतः तब लाया जाता है
जब लगता है कि सामने वाला के पास मेजॉरिटी नहीं है। और वाकई में देखा जाए कि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि 35 सीट चाहिए मेजॉरिटी में, 35 सीट चाहिए मेजॉरिटी में, और कांग्रेस के पास 34 सीट है, क्योंकि 34 में, क्योंकि 40 में 6 एमएलए तो उनको छोड़कर चले गए, तो 34 सीट ही बचा। और अब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता, अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाती है, तो सरकार क्या हो जाएगा, कांग्रेस का गिर जाएगा। हो सकता है बीजेपी भी अपना साबित नहीं कर पाए बहुमत, तो फिर से वहां पे क्या होगा, चुनाव होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस सोच रहा था कि 5 साल चलो यहां पे सरकार बनाते हैं, ऐसे नॉर्थ इंडिया में उनका सरकार है नहीं ज्यादा जगह पे, तो उनका सरकार एक हिमाचल प्रदेश में था, तो वो भी जाते जाते दिखा। कांग्रेस ने अब यहां पे एक गेम खेला, और कांग्रेस ने इस आधार पर, आप कहीं बहुत जगह पे न्यूज में सुने होंगे कि कांग्रेस ने जो क्रॉस वोटिंग किया 6 एमएलए, उसको हटा दिया गया क्रॉस वोटिंग के आधार पर। तो बिल्कुल नहीं, क्रॉस वोटिंग के आधार पर नहीं हटा सकता। तो कैसे हटाया, तो समझिएगा ऐसे। कांग्रेस अब क्या सोचा, देखिएगा 68 सीट है वहां पे। अब देखिए 68 सीट में मेजॉरिटी कितना चाहिए, 35। लेकिन अब कांग्रेस के पास चूंकि 34 लोग हैं, ऑफिशियली वो लोग पॉलिटिकल पार्टी मतलब बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन कांग्रेस को पता था कि मेरे पक्ष में वोट आएगा नहीं। अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस सोचा कि अगर यह अविश्वास प्रस्ताव लाता है और हमको बहुमत साबित करना पड़ता है, तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ यह होगा कि 68 में हम 35 अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए 6 मेंबर जो हम लोग के अगेंस्ट में जाकर क्रॉस वोटिंग किया, उसका मेंबरशिप खत्म कर दो, और एंटी डिफेक्शन के तहत उसका एमएलए का मेंबरशिप समाप्त कर दिया जाए। स्पीकर को ये बोल के समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ पे निर्णय कौन लेता है, स्पीकर लेता है, जो स्पीकर होता है। क्लियर है? अब समझिएगा, जो हाउस का अध्यक्ष होता है, अब 6 मेंबर अगर हट जाएगा 68 में, तो अब बचा कितना, 62। अब देखिए गेम क्या है, 62। अगर हम 6 मेंबर का मेंबरशिप समाप्त कर देंगे और तब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो अब बताइए 6 सीट तो खाली हो चुका है ना। अब तो यहां पे क्या होगा, बाई इलेक्शन होगा। इसको उपचुनाव हम कब कहते हैं, जब बीच में कोई सीट खाली हो जाता है किसी कारणवश, और बीच में फिर 6 महीना के भीतर क्या होता है, एक चुनाव कराया जाता है उस सीट को भरने के लिए, उसी को उपचुनाव या बाई इलेक्शन कहा जाता है। तो अगर 6 मेंबर का मेंबरशिप समाप्त कर दिया गया, अब 6 सीट पर क्या होगा, बाई इलेक्शन। लेकिन जब तक बाई इलेक्शन नहीं होगा, अब जो बहुमत देखा जाएगा, तो वो देखा जाएगा कि कितने इफेक्टिव लोग हैं वहां पे, कितने वहां पे लोग उपस्थित है। तो अब देखा गया कि 62 एमएलए ही बचे हैं ना, क्योंकि 68 एमएलए में 6 एमएलए का तो मेंबरशिप समाप्त हो गया। अब बचा कितना, 62। अब हमें इस 62 का 50% प्लस 1 वोट लाना होगा ना, सॉरी 50% प्लस 1 सीट दिखाना होगा, तो हम सरकार में। यहां तक क्लियर है? और आप देखिएगा कांग्रेस के पास अभी 34 सीट है ना, ये 6 को डिस्क्वालीफाई हो गया, 6, कांग्रेस के पास 34 सीट है, तो 62 का 50% प्लस 1, तो अभी सरकार में कांग्रेस टिका हुआ है, और टिका रह सकता है इस आधार पर अभी फिलहाल, तो है ना। तो क्लियर है, क्योंकि 62 का आधा कितना हो जाता है, 62 का आधा आपका हो जाता है 31, और 31 प्लस 1 कितना हो गया, 32। मतलब 62 के आधार पर देखा जाए तो 32 सीट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगा, और 32 सीट जो ले आएगा उसका क्या होगा, सरकार बन जाएगा। और कांग्रेस के पास अभी 34 सीट है, इसलिए कांग्रेस का सरकार बरकरार होगा। अब सवाल ये बनता है कि आप इस 6 मेंबर को डिस्क्वालीफाई किए कैसे, क्रॉस वोटिंग के आधार पर तो आप कर नहीं सकते, एंटी डिफेक्शन वहां लागू नहीं होगा, तो कैसे किए। तो कांग्रेस ने क्या किया, चूंकि बजट सत्र में जो फाइनेंस बिल आया, वित्त विधेयक जिसको हम लोग बोलते हैं, वित्त विधेयक में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका सरकार रहता है, जब वो फाइनेंस बिल लाता है, वो डायरेक्शन देता है, मतलब व्हिप जारी करता है, और बोलता है कि आप हमारे पक्ष में क्या कीजिएगा, वोट कीजिएगा। और ये 6 एमएलए जो है, इसके खिलाफ व्हिप जारी किया गया था, और बोला गया था कि तुम मेरे पक्ष में वोट करना, लेकिन ये 6 एमएलए ने वोट नहीं किया। और जब ये 6 एमएलए वोट नहीं किया, तो कांग्रेस ने स्पीकर को कहा कि इसने व्हिप का वायलेशन किया, मतलब हमने जो डायरेक्शन दिया था उसका वायलेशन किया, इसलिए इसका मेंबरशिप आप क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में व्हिप के आधार पर भी मेंबरशिप समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसको कांग्रेस से हटा दिया गया, तो अब वो किसी दल का नहीं रहा, उसका मेंबरशिप क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ मेरा एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा तो और ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि व्हिप के आधार पर ये 6 मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कांग्रेस वहां पे अपना सत्ता बचा लिया। तो ये है पूरा मुद्दा हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल क्राइसिस का। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।